अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर गाजा में जारी जंग खत्म करने की एक योजना पर सहमति जताई है। इसे ट्रंप की 20 पॉइंटर स्कीम कहा गया है। क्या है स्कीम में, ये जानेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने 2008 में हुए मुंबई हमलों को लेकर ऐसा क्या खुलासा किया कि अब उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। बात करेंगे पत्रकार राजीव प्रताप की, जो 10 दिनों से लापता थे। उनका शव मिलने के बाद अब परिवार क्या आरोप लगा रहा है। इसके बाद बात करेंगे लंदन में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने के पीछे किसका हाथ, क्यों मचा बवाल। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का जस्ट। सबसे पहली खबर इजरायल और हमास युद्ध को लेकर है। ट्रंप ने 20 पॉइंट्स वाला प्रस्ताव रखा है, जिसमें तुरंत लड़ाई रोकने से लेकर गाजा के युद्ध के बाद के शासन तक का पूरा रोड मैप है। इस पर अब सबकी नजर है कि हमास इसे मानता है या नहीं। योजना के तहत एक अस्थायी प्रशासन बोर्ड बनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता ट्रंप करेंगे और इसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर समेत कई प्रमुख लोग शामिल होंगे। इस रूपरेखा में साफ कहा गया कि गाजा के किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और ये भी तय किया गया कि अगर इजराइल और हमास दोनों इस योजना को मान लेते हैं तो लड़ाई तुरंत बंद हो जाएगी। ट्रंप की 20 पॉइंटर स्कीम क्या है? गाजा को एक आतंक मुक्त, चरमपंथ मुक्त इलाका बनाया जाएगा जो अपने पड़ोसियों के लिए खतरा ना हो। गाजा का पुनर्निर्माण वहां के लोगों के भले के लिए किया जाएगा, जिन्होंने पहले ही बहुत कुछ झेल लिया है। अगर दोनों पक्ष इस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। इजरायली फौज तय लाइन तक पीछे हट जाएगी ताकि बंधकों की रिहाई की तैयारी की जा सके। इस दौरान सभी सैन्य कार्रवाइयां, हवाई और तोपखाने हमले भी रोक दिए जाएंगे और मोर्चे जमे रहेंगे जब तक कि पूरी तरह स्टेप बाय स्टेप वापसी की शर्तें पूरी नहीं होती। इजरायल इस समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को, चाहे जीवित हों या मृत, वापस करेगा। सभी बंधकों की वापसी के बाद इजरायल 250 उम्र कैदी कैदियों के साथ साथ 1700 गाजा में रह रहे लोगों को रिहा करेगा, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिया गया था, जिनमें सभी महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। हर इजरायली बंधक के शव के बदले इजरायल 15 गाजा वासियों के शव लौटाएगा। सभी बंधकों की वापसी के बाद जो हमास सदस्य पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मानने और अपने हथियार छोड़ने को तैयार होंगे, उन्हें माफी दी जाएगी। जो सदस्य गाजा छोड़ना चाहेंगे, उन्हें सुरक्षित रास्ता और स्वीकार करने वाले देशों में जाने की सुविधा दी जाएगी। इस समझौते के स्वीकार करते ही गाजा में तुरंत मदद भेजी जाएगी। ये मदद कम से कम 19 जनवरी 2025 के मानवीय समझौतों के स्तर की होगी, जिसमें पानी, बिजली, सीवेज जैसी आधारभूत सेवाओं का पुनर्निर्माण, अस्पतालों और बेकरी की मरम्मत और मलबा हटाने और सड़कों को खोलने के लिए जरूरी उपकरण शामिल होंगे। गाजा में मदद और सामान की एंट्री संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों, रेड क्रिसेंट और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए बिना किसी पक्ष की दखल के होगी। वहीं रफा क्रॉसिंग दोनों दिशाओं में 19 जनवरी 2025 के समझौते की ही व्यवस्था के तहत खुलेगी। गाजा का शासन एक अस्थायी तकनीकी और गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति करेगी, जो वहां की जनता के लिए रोजमर्रा की सेवाएं और नगर पालिका कार्य चलाएगी। ये समिति योग्य फिलिस्तीनियों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की होगी, जिसकी निगरानी बोर्ड ऑफ पीस नाम की नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी। इस बोर्ड की अध्यक्षता ट्रंप करेंगे और इसमें अन्य प्रमुख लोग और देशों के प्रमुख भी होंगे, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी होंगे। ये बोर्ड गाजा के पुनर्निर्माण के लिए ढांचा और फंडिंग तय करेगा, जब तक कि फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री अपने सुधार कार्यक्रम पूरे करके गाजा का सुरक्षित और प्रभावी तरीके से नियंत्रण नहीं संभाल लेता। ये बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आधुनिक और कुशल शासन बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा, ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके। गाजा को फिर से खड़ा करने और वहां के लोगों को रोजगार देने के लिए ट्रंप आर्थिक विकास योजना बनेगी। इसमें उन विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने मिडिल ईस्ट के आधुनिक शहरों को खड़ा करने में मदद की है। कई अंतर्राष्ट्रीय समूहों ने जो निवेश प्रस्ताव और विकास योजनाएं तैयार की हैं, उन्हें भी देखा जाएगा, ताकि सुरक्षा और शासन के ढांचे के साथ मिलाकर निवेश आकर्षित किया जा सके, जिससे नौकरियां, अवसर और गाजा के भविष्य के लिए उम्मीद बने। एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाएगा, जिससे सहभागी देशों के साथ विशेष टैरिफ और
पहुंच दरें तय की जाएंगी। किसी को भी गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और जो जाना चाहेगा उन्हें जाने और लौटने की पूरी स्वतंत्रता होगी। किसी को भी गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और जो जाना चाहेंगे उन्हें जाने और लौटने की पूरी स्वतंत्रता होगी। लोगों को गाजा में रहने और एक बेहतर गाजा बनाने का मौका देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हमास और अन्य गुट गाजा के शासन में किसी भी रूप से सीधे या अप्रत्यक्ष शामिल नहीं होंगे। सभी सैन्य, आतंक और आक्रामक ढांचे जैसे सुरंगें और हथियार बनाने की जगहें नष्ट की जाएंगी और फिर से नहीं बनाई जाएंगी। स्वतंत्र मॉनिटरों की निगरानी में गाजा को निष्क्रिय किया जाएगा, जिसमें हथियारों को स्थायी रूप से बेअसर करना एक अंतर्राष्ट्रीय फंड वाले खरीद, बैक और पुनः एकीकरण कार्यक्रम के तहत शामिल होगा और ये सब स्वतंत्र मॉनिटरों द्वारा सत्यापित होगा। नया गाजा अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और एक समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होगा। क्षेत्रीय साझेदार ये गारंटी देंगे कि हमास और अन्य गुट अपने वादों का पालन करें और नया गाजा अपने पड़ोसियों या अपनी जनता के लिए खतरा न बने। अमेरिका, अरब और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर गाजा में एक अस्थायी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF तैनात करेगा। ये बल गाजा में चुनी हुई फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षित करेगा और जॉर्डन और मिस्र से सलाह लेगा, जिनके पास इस क्षेत्र में अनुभव है। ये बल लंबी अवधि के आंतरिक सुरक्षा समाधान का काम करेगा। ISF इजराइल और मिस्र के साथ मिलकर सीमाओं की सुरक्षा करेगा। नए प्रशिक्षित फिलिस्तीनी पुलिस बलों के साथ ये जरूरी होगा कि गाजा में हथियार न घुसें और सामान जल्दी और सुरक्षित रूप से पहुंचे, ताकि गाजा को फिर से खड़ा किया जा सके। इसके लिए सभी पक्षों के बीच एक डी कॉन्फ्लिक्शन तंत्र बनाया जाएगा। इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा और ना ही उसे अपने में मिलाएगा। जैसे ही ISF नियंत्रण और स्थिरता स्थापित करेगा, इजरायली सेना तय मानकों, लक्ष्यों और समय सीमा के हिसाब से जो IDF, ISF गारंटेड देशों और अमेरिका के बीच तय होगी, गाजा से हट जाएगी। इसका लक्ष्य होगा एक सुरक्षित गाजा जो इजराइल, मिस्र या उनके नागरिकों के लिए खतरा ना हो। व्यवहारिक रूप से IDF धीरे धीरे गाजा के कब्जे वाले क्षेत्रों को ISF को सौंपेगा, जब तक कि वो पूरी तरह से गाजा से न हट जाए। बस एक सुरक्षा घेरे को छोड़कर, जो तब तक रहेगा जब तक गाजा किसी नए आतंक खतरे से पूरी तरह सुरक्षित न हो जाए। अगर हमास इस प्रस्ताव को टालता या ठुकराता है, तो ऊपर बताई गई सभी चीजें, जिनमें बढ़ी हुई मदद भी शामिल है, उन क्षेत्रों में जारी रहेंगी जिन्हें IDF और ISF को सौंप चुका है। एक अंतरधार्मिक संवाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिनमें टॉलरेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के मूल्यों पर जोर दिया जाएगा, ताकि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों की सोच और कहानी बदल सके और उन्हें शांति से मिलने वाले फायदों पर जोर दिया जा सके। जब गाजा का पुनर्निर्माण आगे बढ़ेगा और फिलिस्तीनी प्राधिकरण का सुधार कार्यक्रम ईमानदारी से पूरा होगा, तो फिलिस्तीन के लिए आत्मनिर्णय और राज्य बनने का एक सच्चा रास्ता बनने की संभावना होगी, जिसे हम फिलिस्तीनी जनता की आकांक्षा के रूप में मानते हैं। अमेरिका इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच संवाद शुरू करेगा, ताकि शांतिपूर्ण और समृद्ध सह अस्तित्व के लिए एक राजनीतिक रास्ता तय किया जा सके। ट्रंप ने कहा कि ये योजना गाजा के लिए एक नई शुरुआत दे सकती है। अब ये देखना होगा कि इजराइल, हमास और बाकी देश इसे कहां तक ले जाते हैं। ट्रंप के इस प्लान पर दुनिया के बड़े नेताओं के एक्शन भी आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय तक टिकाऊ, शांति, सुरक्षा और विकास का व्यावहारिक रास्ता बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उम्मीद है सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल का समर्थन करेंगे और संघर्ष खत्म करने के लिए साथ आएंगे। दुनिया के कई नेताओं ने भी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप के नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि इस्लामाबाद दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। सऊदी अरब, जॉर्डन, यूरोप, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान में ट्रंप के ईमानदार प्रयास की सराहना की और इसे संघर्ष खत्म करने, गाजा को फिर से बनाने और वेस्ट बैंक के विलय को रोकने का रास्ता बताया। यूरोप के नेताओं ने भी स्वागत किया।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस योजना को युद्ध खत्म करने और बंधकों को छुड़ाने का महत्वपूर्ण मौका कहा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसे स्थायी युद्ध विराम, सभी बंधकों की तत्काल रिहाई और मानवीय राहत की सुरक्षित पहुंच के लिए संभावित मोड़ बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सभी पक्षों से अमेरिकी प्रशासन के साथ मिलकर इस समझौते को हकीकत में बदलने की अपील की। वहीं जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडेफुल ने कहा कि ये योजना गाजा में पीड़ित लाखों लोगों के लिए उम्मीद है और हमास को इसे अपनाना चाहिए। नेतन्याहू ने ट्रंप को इजरायल का मित्र बताया, लेकिन योजना के कुछ हिस्सों जैसे फिलिस्तीनी प्राधिकरण में सुधार और संभावित फिलिस्तीनी राज्य को लेकर दूरी भी जताई। उधर हमास ने कहा है कि उसे अभी प्रस्ताव मिला नहीं है, जबकि फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने अमेरिकी प्रयासों का स्वागत करते हुए व्यापक समझौते के लिए काम करने की बात कही। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने 26/11 मुंबई हमलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि उस समय यूपीए सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय की राय के कारण लिया था। एक टीवी इंटरव्यू में चिदम्बरम ने कहा, बदले की कार्रवाई मेरे दिमाग में जरूर आई थी, लेकिन पूरी दुनिया दिल्ली आकर हमें कह रही थी कि युद्ध मत शुरू कीजिए। उन्होंने बताया कि तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस हमलों के कुछ दिनों बाद दिल्ली आई और उन्होंने प्रधानमंत्री और उनसे मुलाकात की। उनका साफ संदेश था कि भारत कोई सैन्य कदम न उठाए। चिदम्बरम ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं से बदले की कार्रवाई पर चर्चा की थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने हमले के दौरान ही इस मुद्दे पर बातचीत शुरू कर दी थी और निष्कर्ष यही निकला कि हमें फिजिकल रिएक्शन नहीं देना चाहिए। इसमें विदेश मंत्रालय और इंडियन फॉरेन सर्विस का रुख अहम था। 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया था। इस हमले में ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और नरीमन हाउस को निशाना बनाया गया था। कुल 175 लोगों की मौत हुई। एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को बाद में फांसी दी गई। चिदम्बरम के बयान पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये स्वीकारोक्ति साफ दिखती है कि यूपीए सरकार ने विदेशी दबाव में काम किया और मुंबई हमलों को गलत तरीके से संभाला। चिदम्बरम के इस बयान के बाद एक बार फिर 26/11 हमलों पर राजनीति तेज हो गई है। और अगली खबर एक पत्रकार को लेकर है। उत्तराखंड के पत्रकार राजीव प्रताप का शव 10 दिन बाद नदी से मिला। राजीव 18 सितंबर की रात से लापता थे। 28 सितंबर को उनकी बॉडी जोशियाड़ा बैराज से मिली। पुलिस का कहना है कि राजीव की कार भी नदी में मिली है। राजीव के परिवार का आरोप है कि उनकी हत्या हुई है। पुलिस अधिकारी सरिता डोभाल ने बताया कि राजीव की कार 19 सितंबर को भागीरथी नदी से बरामद हुई थी। उस वक्त बॉडी नहीं मिली थी, जो अब बहकर बैराज में फंसी मिली। उन्होंने कहा, प्रारंभिक जांच में हादसे की बात सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज भी मिली है जिसमें राजीव अकेले कार चलाते दिखे। हालांकि परिवार ने सवाल उठाए हैं, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। राजीव की पत्नी मुस्कान का कहना है कि उन्होंने आखिरी बार 18 सितंबर की रात करीब 11 बजे पति से बात की थी। पत्नी ने बताया, वो बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल और एक स्कूल में भ्रष्टाचार की खबर डालने के बाद कई लोग धमका रहे हैं। कॉल आ रहे थे कि वीडियो हटाओ वरना जान से मार देंगे। 11:50 पर मैंने मैसेज भेजा तो वो डिलीवर ही नहीं हुआ। मुझे पूरा यकीन है उन्हें किसी ने अगवा किया। ये सड़क हादसा नहीं है। राजीव 36 साल के थे। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी IIMC से पढ़ाई कर चुके थे। उन्हें 18 सितंबर की रात 11:20 पर बस स्टॉप के पास कार में बैठे देखा गया था। अगले दिन उनकी कार नदी में क्षतिग्रस्त हालत में मिली। अंदर से सिर्फ एक चप्पल बरामद हुई। इसके बाद परिवार ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। 28 सितंबर को जो शव नदी से मिला उसकी पहचान राजीव के रूप में हुई। राजीव प्रताप दिल्ली उत्तराखंड लाइव नाम से यूट्यूब चैनल चलाते थे। इस मामले में उत्तरकाशी कोतवाली थाने में अपहरण की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस हादसे और साजिश दोनों एंगल से जांच कर रही है। अब आगे क्या? अब सारा दारोमदार पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है। राजीव पत्रकार के रूप में अपना काम कर रहे थे। अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो कानूनी तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जो भी सच है उसे सामने लेकर आएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो लंदन से आई है। लंदन में टैविस्टॉक स्क्वायर में महात्मा गांधी की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई। अब इसको लेकर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है।
घटना 29 सितंबर को हुई, ठीक गांधी जयंती से कुछ दिन पहले, जब 2 अक्टूबर को यहाँ हर साल कार्यक्रम आयोजित होता है। भारतीय उच्चायोग ने बयान जारी कर कहा, लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ हुई शर्मनाक तोड़फोड़ से हम बेहद दुखी हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उच्चायोग ने साफ कहा कि मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई है और उनकी टीम मौके पर मौजूद है ताकि प्रतिमा को जल्द से जल्द पहले वाली स्थिति में लाया जा सके। सोशल मीडिया पर जारी बयान में भारतीय मिशन ने लिखा, ये सिर्फ वैंडलिज्म नहीं है, बल्कि गांधी जी के विचार, अहिंसा के संदेश और उनकी विरासत पर हमला है, वो भी तब जब 3 दिन बाद 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। हमने इस मामले को स्थानीय अधिकारियों के साथ बहुत गंभीरता से उठाया है। गांधी जयंती को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता दी है। हर साल लंदन के इसी स्थल पर गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और उनके प्रिय भजन गाए जाते हैं। प्रतिमा तांबे की बनी है और 1968 में यहाँ लगाई गई थी। इसका निर्माण इंडिया लीग की पहल पर हुआ था। ये जगह इसीलिए भी खास है क्योंकि महात्मा गांधी ने पास ही स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई की थी। स्थानीय प्रशासन, कैंटनमेंट काउंसिल और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने पुष्टि की है कि तोड़फोड़ की शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच चल रही है। और आखिरी खबर दिल्ली के बाबा चैतन्यानंद को लेकर है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रमुख स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को पिछले हफ्ते आगरा से गिरफ्तार किया गया। उन पर 15 से ज्यादा महिला छात्रों ने यौन शोषण, ब्लैकमेल और धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस पूछताछ में चैतन्यानंद सरस्वती ने अब तक कोई पछतावा नहीं दिखाया है। इस मामले में उनकी 2 महिला सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया है। दोनों से लगातार पूछताछ हो रही है ताकि उनकी भूमिका साफ हो सके। स्वामी के फोन की फॉरेंसिक जांच में कई आपत्तिजनक चैट्स मिली हैं। इनमें महिलाओं को लालच देने, दबाव बनाने और अनुचित व्यवहार के संकेत मिले हैं। साथ ही पुलिस को उनके पास एयर होस्टेस के साथ ली गई निजी तस्वीरें और महिला छात्रों की प्रोफाइल पिक्चर के स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। आरोप है कि चैतन्यानंद सरस्वती ने इंस्टीट्यूट में पढ़ रही उन छात्राओं को निशाना बनाया जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS स्कॉलरशिप पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी। कुल 32 महिला छात्रों में से 17 ने शिकायत दर्ज कराई है। इनमें आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल, व्हाट्सएप और मैसेज पर अश्लील कंटेंट भेजना और जबरदस्ती छूने जैसी बातें शामिल हैं। फिलहाल पुलिस सबूतों की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। आज का जस्ट के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिए जस्ट के साथ। शुक्रिया।